अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अहमद, आप में से कुछ लोग जानते हैं। वी हैव स्टार्टेड विद द एंडोक्रिनोलॉजी यस्टरडे। आज जिस यूनिट को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इन द फर्स्ट लेक्चर दैट इज़ ऑफ हेमाटोलॉजी। लेट्स स्टार्ट टुडे विद ऑल इम्पॉर्टेंट हेमाटोलॉजी ऑफ ब्लड। सो हेमाटोलॉजी आपके पास जो है वो एक ऐसा यूनिट है जिसमें व्हेन इट कम्स टू एग्ज़ाम आपको ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम से में मिलते हैं। और बिल्कुल जैसे आपने एंडोक्रिनोलॉजी में कल देखा कि जो भी यूनिट पढ़ाया जाएगा कोशिश की जाएगी कि फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी साथ साथ हो। पैथोलॉजी इज़ ऑल अबाउट इम्बैलेंस इन द बॉडी। तो याद रखिए, किसी भी इम्बैलेंस को अगर आपने समझना है तो फिर आपको बैलेंस भी समझना पड़ेगा। इम्बैलेंस इज़ फिजियोलॉजी, ठीक है। सो बहरहाल अब हेमाटोलॉजी को अगर देखा जाए तो 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। कुछ डिसऑर्डर रेड ब्लड सेल्स के हैं जिन्हें आप अनीमियास कहते हो। कुछ डिसऑर्डर्स प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स के हैं जिनकी वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स सामने आते हैं। कुछ हमारे पास जो हैं वो डिसऑर्डर्स हैं ब्लड मेलिग्नेंसीज़ के, जिन्हें ल्यूकीमियास लिम्फोमास कहते हैं। तो 3 हिस्सों में अगर हेमाटोलॉजी को डिवाइड किया जाए तो 3 तरह की डिजीज़ हैं। अनीमियास पढ़ने हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं और ब्लड मेलिग्नेंसीज़ जिनको ल्यूकीमिया और लिम्फोमा बोला जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम इन डिजीज़ की तरफ जाएं, आज हमने चंद एक बेसिक कंसेप्ट हेमाटोलॉजी से रिलेटेड अपने फाइन ट्यून करने हैं। और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई बोन मैरो में क्या चल रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद very important and very simple discussion on hemopoiesis. Hemopoiesis is defined as it is process of production of blood cells. hemopoiesis को अगर आप सिंपली डिफाइन करो तो एक प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का, किसके? ब्लड सेल्स के। ब्लड सेल्स में वी ऑल नो वी हैव रेड ब्लड सेल्स, वी हैव वाइट ब्लड सेल्स एंड वी हैव ऑब्वियसली प्लेटलेट्स। अब हेमोपोइसिस की अगर आप नेचुरल हिस्ट्री जानना चाहो कि किसी भी इंसान में आफ्टर कंसेप्शन, पैदाइश के बाद हीमोपोइसिस कैसे कैसे अनफोल्ड होती है, तो उसके मुतालिक आपने याद रखना है। आम रूटीन में तो हम जानते हैं कि भाई हीमोपोइसिस टेक्स प्लेस इन बोन मैरो, जो कि किसके अंदर मौजूद होता है? बोन्स के अंदर। लेकिन याद रखिए, किसी भी इंसान में बोन वो पहली जगह नहीं है जहाँ से हीमोपोइसिस स्टार्ट होती हो। तो याद रखिए, हीमोपोइसिस किसी भी इंसान में इट स्टार्ट्स एंड इट किक्स ऑफ एट एज ऑफ 3 weeks of embryonic life। जैसे प्रेगनेंसी होती है और एम्ब्रियो 3 weeks तक पहुंचता है, तो आपके पास 3 weeks पे जो है वो आफ्टर कंसेप्शन एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। और स्टार्ट कहाँ पे होती है? तो याद रखिए, द फर्स्ट साइट, एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी है, किसी भी इंसान में हीमोपोइसिस स्टार्ट्स इन यॉर्क सैक। ये हमेशा आपको कहाँ पे मिलेगी? यॉर्क सैक पे। 3 weeks से यॉर्क सैक पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हीमोपोइसिस की आएगी। और उसके बाद आप देखते ये हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 weeks से जब एम्ब्रियो पहुँचता है 3 months ऑफ फीटल लाइफ की बात हो रही है, तो आपके पास 3 months ऑफ जो फीटल लाइफ है उसमें यॉर्क सैक से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस ऑर्गन के पास पहुंच जाती है? लिवर के पास, ठीक है। और लिवर से फिर आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होती चली जाती है। देन यू कैन राइट कि फ्रॉम 3 months अप टू 9 months ऑफ फीटल लाइफ, लिवर से रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होती है टू द स्प्लीन,
स्प्लीन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करता है देन टू लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स से रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होती है टू गोनेट्स, गोनेट्स मीन फीमेल्स में ओवरीज, मेल्स में टेस्टिस, और फिर आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, जिसको पोस्टीरियर एओर्टिक वॉल भी लिखा जाता है। तो याद रखिए बोन इज़ नॉट द फर्स्ट साइट इन ह्यूमन लाइफ जहाँ पर हीमोपोइसिस होता है। याद करना है तो अभी सारा कुछ याद हो जाएगा, सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं कि सबसे पहले किसी भी इंसानी लाइफ में हीमोपोइसिस कहाँ पे स्टार्ट होती है, यॉर्क सैक पे। 3rd to 8th वीक एम्ब्रियोलॉजी का कंसेप्ट है, डेट्स द पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। आपके पास 3rd वीक पे यॉर्क सैक पे हीमोपोइसिस स्टार्ट होगी, फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिवर के पास शिफ्ट होती है 3rd मंथ पे। 3 to 9 मंथ्स पे लिवर से स्प्लीन, स्प्लीन से लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स से गोनड्स और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, और फिर जनाब एट बर्थ 9 मंथ्स जब कंप्लीट हो जाते हैं, जब बर्थ होती है तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आती है, किसके पास, बोन्स के पास। सो एट बर्थ आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हीमोपोइसिस की बोन्स के पास पहुंचती है। और ये भी याद रखिए कि एट बर्थ किसी भी इंसान में सारी की सारी बोन्स हीमोपोइसिस के साथ जुड़ी हुई होती हैं। एट बर्थ हमारे पास कितनी बोन्स होती हैं, 270, बाद में ऑसिफिकेशन की वजह से कम होके, ठीक है, वो 206 तक रह जाती हैं। तो याद रखिए ऑलमोस्ट ऑल 270 बोन्स ये जुड़ी हुई होती हैं किसके साथ, हीमोपोइसिस के साथ। अब ऑब्वियसली आपके पास बात आगे बढ़ती है, पैदाइश के बाद चलते चलते जब आप पहुंचते हो एट प्यूबर्टी, तो एट प्यूबर्टी जो है तमाम बोन्स से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चंद बोन्स के पास रह जाती है। चंद बोन्स से मुराद आपके पास वो बोन्स हैं जिनको हम कहते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक आवर एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जनाब वो स्केलेटन है जिसकी मदद से हम अपराइट खड़े होते हैं, दैट इज़ योर स्पाइन। तो लिख लीजिए वर्टेब्रल कॉलम। तो याद रखिए तमाम बोन्स से रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो के आपके पास चंद एक बोन्स के पास आ जाती है, उसमें वी हैव वर्टेब्रल कॉलम, और दूसरा हमारे पास जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है इन लॉन्ग बोन्स, फ्लैट बोन्स की बजाय लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स में आपके पास फीमर आ गया, ह्यूमरस आ गया, ठीक है, टिबिया, फिबुला, तो लॉन्ग बोन्स जितनी हैं वहाँ पर आपके पास रह जाती है। अब जब आप हिस्टोलॉजी में बोन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आपने याद रखना है कि दो हिस्से होते हैं बोन के, बाहर कॉर्टेक्स होती है, बोन के अंदर क्या होता है, मेडुला, ठीक है। तो याद रखिए इस वक्त आप सब में, मुझ में जो हीमोपोइसिस चल रही है, ठीक है, वो किन बोन्स में चल रही है, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर और लॉन्ग बोन्स में, और वो भी इन बोन्स में कॉर्टेक्स के अंदर नहीं, कहाँ पर, मेडुला में। तो याद रखिए एट द मोमेंट हम सब में जो हीमोपोइसिस चल रही है उसको अगर हम मेडुलरी हीमोपोइसिस बोलें तो बात गलत नहीं होगी। तो ये तो हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ हीमोपोइसिस देख रहे थे। आज हमने हीमाटोलॉजी में अपने बेसिक कंसेप्ट ज़रा सीधे करने हैं, ठीक है। सो याद रखिए हीमाटोलॉजी पढ़नी है तो ये पता होना चाहिए बोन मैरो में क्या चल रहा है, ठीक है। सो बोन मैरो तक बात आने से पहले आपने याद रखना है, हाँ, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स को हम हीमोपोइसिस कहते हैं, लेकिन बोन वो पहली जगह नहीं है जहाँ पर हीमोपोइसिस स्टार्ट होती है। किसी भी इंसानी लाइफ में सबसे पहले हीमोपोइसिस स्टार्ट होगी 3 वीक्स पे, किस जगह पे, यॉर्क सैक में। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होती चली जाएंगी, 3rd मंथ पे लिवर, फिर स्प्लीन, फिर लिम्फ नोड, फिर गोनेड्स, फिर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, और पैदाइश पे एट बर्थ आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तक पहुँचेगी, बोन्स, ठीक है। एट बर्थ आपके पास जितनी बोन्स होती हैं 270 की 270 वो हीमोपोइसिस के साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन जूं जूं आपकी एज बढ़ती है, प्यूबर्टी तक पहुंचते हो 13-14 साल की उम्र तक, हीमोपोइसिस सिर्फ 2 बोन्स के पास रह जाती है। एक वो जो आपका एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं, उनको आप वर्टेब्रा या वर्टेब्रल कॉलम बोल सकते हो, दूसरा लॉन्ग बोन्स जो आपके पास हैं। अब जनाब अगली बात आपने पता की याद रखनी है, वो ये कि खुदा न खास्ता किसी इंसान में किसी भी वजह से इफ़ in any person if medullary hemopoiesis stops, ठीक है, हम भी आगे चल के बेपना वजूहात पढ़ेंगे
बोन मैरो डिप्रेशन की या बोन मैरो सप्रेशन की, जिसे प्लास्टिक एनीमिया वगैरह और इस तरह की चीज़ें आप बोलते हो। तो अगर किसी इंसान में खुदा न खास्ता किसी वजह से क्या चीज़ स्टॉप हो जाए, हीमोपोइसिस आम रूटीन में कहाँ चल रही होती है, लॉन्ग बोन्स और वटेवर के मेडुला के अंदर, जिसे मेडुलरी हीमोपोइसिस बोलते हैं। हम आम रूटीन में ये जो हीमोपोइसिस है इसको बाज़ चीज़ें सप्रेस करती हैं, वो आप भी जानते हो, वो हम भी आगे चल के पढ़ लेंगे। बाज़ वायरसेस हैं जो कि बोन मैरो सप्रेशन करा देते हैं, बाज़ ड्रग्स हैं, बाज़ केमिकल्स और बाज़ रेडिएशंस वगैरह हैं। बहरहाल किसी भी वजह से अगर आपके पास मेडुलरी हीमोपोइसिस स्टॉप हो जाए तो याद रखिए, इन दैट केस देन उस इंसान में हीमोपोइसिस कैन स्टार्ट। अगर बोन्स में मेडुला में हीमोपोइसिस स्टार्ट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी किसी भी वजह से, ठीक है, इसकी आपके पास ज़्यादातर कोई वजह जो है वो बाज़ वायरसेस होते हैं, बाज़ केमिकल्स होते हैं, बाज़ रेडिएशंस होती हैं जो कि मेडुलरी हीमोपोइसिस को स्टॉप कर सकती हैं। तो फिर आपने याद रखना है, किसी इंसान में अगर मेडुलरी हीमोपोइसिस स्टॉप हो जाए तो फिर हीमोपोइसिस उस इंसान में इट कैन स्टार्ट इन ऑर्गन्स लाइक लिवर, स्प्लीन, lymph node एंड गोनड्स। बिल्कुल कतन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या लिवर भी, स्प्लीन भी, लिम्फ नोड भी और गोनड्स भी ज़रूरत पड़ने पे हीमोपोइसिस कर सकते हैं भी? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, गोनड्स एक ज़माने में आपकी लाइफ में हीमोपोइसिस के साथ जुड़े हुए थे। इनके पास भी याद रखिएगा वो स्टेम सेल मौजूद होता है। कौन सा स्टेम सेल? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है, जो कि तमाम ब्लड सेल्स बनाने के लिए काम आ सकता है। तो खुदा न खास्ता अगर आपकी बोन में हीमोपोइसिस स्टॉप होगी तो लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड, गोनड्स कैन किक ऑफ हीमोपोइसिस, और तब इस हीमोपोइसिस को आप नाम देते हो एज एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस। आपने टर्म सुन रखी होगी। तो कोई आपसे पूछ ले कि भाई एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस क्या होती है, तो आपने कहना बताता हूँ। आम रूटीन में किसी इंसान में जो हीमोपोइसिस होती है वो कहाँ पर चल रही होती है? मेडुला के अंदर, ठीक है, मेडुला ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड मेडुला ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। अगर खुदा न खास्ता आपकी मेडुलरी हीमोपोइसिस स्टॉप हो जाए तो याद रखिए लिवर भी, स्प्लीन भी, लिम्फ नोड भी, गोनड्स भी, चूँकि किसी ज़माने में हीमोपोइसिस के साथ जुड़े हुए होते हैं, इनके पास भी वो स्टेम सेल होता है जो कि क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो याद रखिए दे कैन किक ऑफ हीमोपोइसिस, और तब आप उस हीमोपोइसिस को क्या नाम देते हो? एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस। ये तो चंद एक बेसिक बातें हैं जो कि आपने जहन में रखनी है, ठीक है। हीमोपोइसिस कहाँ होता है, नेचुरल हिस्ट्री, किसी भी इंसान में हीमोपोइसिस में कैसे अनफोल्ड होती है, यॉर्क सेक्स से बात चलती है और कैसे कैसे वो आगे पहुँचती है। और खुदा न खास्ता अगर मेडुलरी हीमोपोइसिस स्टॉप हो जाए तो लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स। उस सिचुएशन को आप क्या नाम दे दोगे? एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस। अब जनाब पेज को रेक्टेंगुलर रख लीजिए, ठीक है। बड़ी बेसिक सी चीज़ पढ़नी है, वो ये कि कैसे एक प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है, मेडुलरी हीमोपोइसिस की बात की जाए, आप में, मेरे में, हम सब में, कैसे एक सिंगल सेल तमाम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है वो हमें बना के देगा। तो वो एक सेल जो कि तमाम ब्लड सेल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, that stem cell is famously known as pluripotent stem cell। इसको हम नाम देते हैं as pluripotent stem cell। ये वो सेल है जिसने तमाम आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स बना के देने, ठीक है। तो ये स्टेम सेल आपके पास इस टाइम तो बोन मैरो के अंदर काम कर रहा है, लेकिन ये स्टेम सेल आपने याद रखना है, आप लिवर में भी रखते हो, स्प्लीन में भी रखते हो, लिम्फ नोड में भी और गोनड्स वगैरह में भी। अब जनाब कैसे ये एक सेल आपको तमाम आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स बना के देगा? बड़ी सिंपल सी डिस्कशन है, याद रखिए। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल सबसे पहले डिवाइड होता है दो तरह के मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स में, ठीक है, दो तरह के मल्टीपोटेंट स्टेम सेल में। इसमें हमारे पास एक है लिम्फोइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल,
और दूसरा है मालाइट मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, एक लिम्फॉइड और दूसरा हमारे पास मालाइट मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। बड़ी सिंपल सी डिस्कशन है, फर्स्ट ईयर MBBS में भी आप ये पढ़ लेते हो, ठीक है। लेकिन हमने जो आगे अपने सारे कंसेप्ट है इसी के ऊपर चूँकि बिल्ड करने हैं तो ज़रा इसको रिव्यू करना ज़रूरी है। अब हमारे पास प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल दो तरह के मल्टीपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट होता है, एक लिम्फॉइड और दूसरा मालाइट। अब जो मालाइट मल्टीपोटेंट स्टेम सेल आपको आगे से सेल्स जनरेट करके देगा, उन तमाम सेल्स को हम कह सकते हैं दीज आर द सेल्स ऑफ मालाइट स्टेम सेल सीरीज। वो सारे के सारे हमारे पास सेल्स होंगे ऑफ मालाइट स्टेम सेल सीरीज। और ऑब्वियसली वो जो आपके पास लिम्फॉइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स आपको सेल्स प्रोड्यूस करके देगा, दे विल बी सेल्स ऑफ लिम्फॉइड स्टेम सेल सीरीज। अब एग्ज़ाम में बड़े कॉमन और सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, अच्छा ये ब्लड सेल ये बताएं कि ये जो न्यूट्रोफिल है ये लिम्फॉइड स्टेम सेल सीरीज़ का है या मालाइट स्टेम सेल सीरीज़ का। बड़े बेसिक और सिंपल से क्वेश्चन है, अभी आप देख लोगे कि कौन से सेल्स लिम्फॉइड स्टेम सेल सीरीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं और कौन से मालाइट स्टेम सेल से। अब एक क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि सर कैसे ये जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है ये आगे जो है वो मालाइट और लिम्फॉइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट हो गया है। अलहदा से हेड नोट या फुट नोट लिख लीजिए और उसको याद रख लीजिए, बड़ी बेसिक और सिंपल सी बात है। कन्वर्जन ऑफ वन सेल इनटू अनदर, कैसे एक सेल दूसरे सेल में कन्वर्ट हो रहा है, तो अलहदा से हेड नोट या फुट नोट लिख लीजिए। एक ही लाइन है, कन्वर्जन। आपने देखा कि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल दो सेल्स में डिवाइड हुआ, ये आगे से फर्दर तीन सेल्स में डिवाइड होंगे, अभी लिख लेते हैं, ठीक है भाई। कैसे एक सेल दूसरे सेल में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिख लीजिए कन्वर्जन ऑफ वन सेल इनटू another is under effect of cytokines. So pluripotent stem cell cytokine क्या होती है, प्रोटीन होती है, ठीक है। इट्स अ प्रोटीन एंड इट इज रिलीज्ड बाय प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल इटसेल्फ। भाई ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल कैसे दो सेल्स में डिवाइड हो गया, याद रखिए आपने हमेशा ये बताना है सर जी इट इज़ अंडर इफेक्ट ऑफ साइटोकाइंस। क्योंकि एंडोक्राइनोलॉजी आपने स्टार्ट की है तो याद रखिए साइटोकाइंस हैविंग ऑटोक्राइन इफेक्ट। ऑटोक्राइन इफेक्ट मीन भाई जिस सेल से रिलीज हो उसी के ऊपर जाकर एक्ट करता है। तो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल एक प्रोटीन रिलीज करता है, वो उसी के ऊपर एक्ट करती है, तो वो आगे से दो तरह के सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अब कहाँ पे कौन कौन सा आपके पास साइटोकाइन किस मरले पे जो है वो चाहिए होता है, वो आपके एग्ज़ाम की स्पेक्ट्रम से बाहर है। अगर ज़िंदगी में कभी हेमाटोलॉजिस्ट बनना हुआ डेडिकेटेड तो तब आपने उसको टच करना है, लेकिन सिर्फ इतना पता हो भी कि भाई हाँ प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल एक प्रोटीन रिलीज़ करता है, ब्लड सेल की प्रोटीन को साइटोकाइन बोलते हैं, वो उसी के ऊपर एक्ट करता है और उसको आगे से दो तरह के सेल्स में डिवाइड कर देता है। बहरहाल प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल ने एक प्रोटीन रिलीज़ की, उसने उसी के ऊपर एक्ट किया, दो तरह के आपके पास मल्टीपोटेंट स्टेम सेल बन गए। अब ये जो दो तरह के मल्टीपोटेंट स्टेम सेल बने उसमें लिम्फॉइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल आगे से तीन तरह के सेल्स में जो है वो हमें डिवाइड होता दिखाई देता है। इन तीन तरह के सेल्स में पहला है अर्ली प्रीबी सेल, दूसरा है अर्ली थाइमोसाइट और तीसरा है अर्ली NK सेल। NK मीन नेचुरल किलर सेल, ठीक है। सो अर्ली प्रीबी सेल, अर्ली थाइमोसाइट एंड अर्ली NK सेल। सो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल अगर लिम्फॉइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल में
डिफ्रेंशिएट हुआ तो वो आगे से 3 तरह के सेल्स में डिफ्रेंशिएट होने की एबिलिटी रखता है, अर्ली प्रीवी सेल, अर्ली थाइमोसाइट एंड अर्ली एनके सेल। अर्ली प्रीवी सेल आपके पास फिर मैच्योर होता है फर्दर इनटू प्रीवी सेल, और पहला सेल जो कि आप हेमोपोइसिस में आज की डिस्कशन में बनता देख रहे हो, अर्ली प्रीवी सेल से होता हुआ जो आपको एक WBC बना के देता है, दैट इज़ फेमसली नोन एज बी लिम्फोसाइट। आज के बाद कोई आपसे पूछे कि बोन मैरो का एक सेल है बी लिम्फोसाइट कैसे बनता है, आपने कहना बताता हूँ। सबसे पहले प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल किस में कन्वर्ट होगा, लिम्फॉइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल में। वो डिफ्रेंशिएट होगा अर्ली प्रीवी सेल में, अर्ली प्रीवी सेल से प्रीवी सेल बनेगा और उससे हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, बी लिम्फोसाइट। अर्ली थाइमोसाइट आपके पास इसने मैच्योर होना है इनटू कॉमन थाइमोसाइट, इसने मैच्योर होना है इनटू कॉमन थाइमोसाइट, और कॉमन थाइमोसाइट इसके बाद आपके पास मैच्योर होगा दूसरा ब्लड सेल जो आप बनते देख रहे हो, दैट इज टी लिम्फोसाइट। आज के बाद कोई आपसे पूछ ले कि भाई टी लिम्फोसाइट एक ब्लड सेल है, कैसे कैसे बोन मैरो में बनता है, तो आपने कहना बताता हूँ। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल लिम्फॉइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट होगा, लिम्फॉइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल डिफ्रेंशिएट होगा अर्ली थाइमोसाइट में, कॉमन थाइमोसाइट से होता हुआ टी लिम्फोसाइट बन जाएगा। अर्ली एनके सेल आपके पास सिंपली इसने मैच्योर हो जाना है इनटू एनके सेल, एनके स्टैंड फॉर नेचुरल किलर सेल। कोई आपसे पूछ ले कि भाई लिम्फॉइड स्टेम सेल सीरीज में कौन से सेल्स आते हैं, तो बस 3, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल, चौथा कोई सेल नहीं होता। देयर आर 3 सेल्स विच आर कमिंग फ्रॉम लिम्फॉइड स्टेम सेल सीरीज, ठीक है। तो 3 सेल्स जो लिम्फॉइड स्टेम सेल सीरीज का हिस्सा हैं उनमें आपने याद रखना है, नंबर 1 बी लिम्फोसाइट, नंबर 2 टी लिम्फोसाइट एंड नंबर 3 बाकी जितने WBCs हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेजोफिल्स, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स, RBCs, प्लेटलेट्स, वो अभी देखते हैं। वो सारे के सारे किसने बना के देने हैं, मालाइट स्टेम सेल सीरीज ने, ठीक है। सो अब हम आते हैं ऑन टू द मालाइट स्टेम सेल सीरीज। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल मालाइट मल्टीपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट हुआ, और ये मालाइट मल्टीपोटेंट स्टेम सेल आगे से 3 तरह के कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स में कन्वर्ट होता है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, उसको हम लिखेंगे SCFU। पहला कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट कहलाता है CFU-GM, ठीक है। सो याद रखिए जो आपके पास मालाइट मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है, ये 3 तरह के CFU स्टैंड फॉर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। जहाँ लिम्फॉइड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल 3 तरह के अर्ली सेल में कन्वर्ट हुआ था, अर्ली प्रीवी, अर्ली थाइमोसाइट, अर्ली एनके सेल, वहाँ पे 3 तरह के कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मालाइट स्टेम सेल सीरीज बनाता है। एक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM, दूसरा है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E, और तीसरा है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट EN। ये 3 तरह के हमारे पास कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स यहाँ पे बन रहे हैं। ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM है, इसमें आगे से 2 सब टाइप्स हैं। G स्टैंड फॉर ग्रेनुलोसाइट सीरीज, and M for monocyte series, M for monocyte series, ठीक है। सो 2 तरह के कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट हैं GM से, G स्टैंड फॉर ग्रेनुलोसाइट एंड M स्टैंड फॉर मोनोसाइट, ठीक है। अब देखते हैं ग्रेनुलोसाइट सीरीज, अगर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट में जो ग्रेनुलोसाइट सीरीज का कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है उसको हम नाम देते हैं एज माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट मैच्योर होता है इनटू प्री माइलोसाइट
माइलोब्लास्ट आपके पास वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है जो कि ग्रेनुलोसाइट सीरीज़ का है, MYELOPLAST। वो मेच्योर होता है इनटू प्री माइलोसाइट, प्री माइलोसाइट मेच्योर होता है इनटू मेटा माइलोसाइट, और फिर मेटा माइलोसाइट आपके पास आगे बनाएगा माइलोसाइट, और माइलोसाइट is going to mature into granulocyte. It is going to mature into granulocyte. ठीक है। सो आपके पास जो है वो कोई आपसे पूछ ले कि ग्रेनुलोसाइट कैसे बनते हैं, तो आपने बताना है कि भाई ग्रेनुलोसाइट लिम्फोइड स्टेम सेल सीरीज से नहीं आते। कहाँ से आते हैं? मालाइट स्टेम सेल सीरीज से। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कन्वर्ट होगा मालाइट मल्टीपोटेंट स्टेम सेल में, उससे बनेगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट विच इज माइलोब्लास्ट। प्री माइलोसाइट, मेटा माइलोसाइट, माइलोसाइट से होता हुआ ग्रेनुलोसाइट बनेगा। और आपके पास ये जो ग्रेनुलोसाइट है ये आगे से जो सेल्स देगा, फेमसली वन इज ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूट्रोफिल एंड द अदर वन इज ऑल इम्पॉर्टेंट बेसोफिल्स, ऑल इम्पॉर्टेंट बेसोफिल्स। ठीक है। सो यहाँ से ग्रेनुलोसाइट सीरीज से कौन से जो हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स आएंगे, तो दो इंपॉर्टेंट WBCs आपको पता है। सबसे मेजर जो WBC हमारी सर्कुलेशन में पाया जाता है वो कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल। इसके अलावा वी हैव ऑल्सो बेसोफिल्स। ठीक है। सो 5 WBCs हैं हमारे पास, है ना? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस या इओसिनोफिल्स और लिम्फोसाइट। ठीक है। तो एग्जाम का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग WBCs आर ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स आपने याद रखना है, उन WBCs को कहते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स। किस चीज़ के? लाइसोसोमल एंजाइम्स के। ठीक है। तो ऐसे WBCs जो कि अपने साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स रखते हों, भाई जब भी कोई एंटीजन वगैरह आएगा तो उसको जब आपके WBCs ने मारना है तो अपने साइटोप्लाज्म से क्या चीज़ रिलीज़ करेंगे? लाइसोसोमल एंजाइम्स। बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है। ठीक है। और लाइसोसोमल एंजाइम्स में प्रोटीएज, कोलेजनेस, हाइड्रोनिडेज, एलास्टेज, इस तरह के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। तो अलग से हेड नोट लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, हेड नोट या फुट नोट अलग से साइड पे लिख दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग WBCs are granulocytes। तो लिख लीजिए, नजर आ रहा है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड अभी पढ़ते हैं इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स भी अपने अंदर साइटोप्लाज्म में क्या रखते हैं? ग्रेन्यूल्स। लेकिन याद रखिए इनका कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सेपरेट होता है, इनका कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सेपरेट होता है। ठीक है। सो 3 ग्रेनुलोसाइट्स कौन कौन से हैं 5 WBCs में? याद रखिए, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। अब आप कहोगे कि सर ये नाम कैसे पढ़े? तो याद रखिए आपके पास जो 5 WBCs ऐसे हैं जिनके साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स हैं वो कौन सा स्टेन लेते हैं? बेसोफिलिक। बेसोफिलिक स्टेन किस कलर का होता है? ब्लू। ठीक है। ये तो हिस्टोलॉजी में आपने पढ़ा ही होगा। बाज़ आपके पास ऐसे WBCs हैं जिनके साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स हैं दे टेक इओसिनोफिलिक स्टेन। ठीक है। इओसिनोफिल आपके पास पिंक। ठीक है। और बाज़ ऐसे होते हैं WBCs जिनमें कुछ आपके पास बेसोफिलिक स्टेन भी ले लेते हैं और कुछ इओसिनोफिलिक स्टेन भी ले लेते हैं। ऐसे WBCs को क्या बोला जाता है? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। तो आपने याद रखना है ये जो नाम पढ़े हुए हैं डेट इज ड्यू टू स्टेनिंग ऑफ दीज ग्रेन्यूल्स। ठीक है। तो ऐसा WBC है जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स बेसोफिलिक स्टेन ले रहे होंगे, उसको आपने बेसोफिल बोल देना। ठीक है। जिनमें आपके पास इओसिनोफिलिक स्टेन ले रहे होंगे उन्हें आपने इओसिनोफिल्स बोल देना है, और अगर दोनों तरह के ले रहे हैं तो उसको आप क्या नाम दे दोगे? न्यूट्रोफिल्स। नो डाउट सबसे कॉमन WBC हमारे सर्कुलेशन में कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है।